सेंसस किया, पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। जानवरों तक की गिनती हुई कि किस राज्य में किस जिले में कितने जानवर हैं, इसकी बहुतायत संख्या है, लेकिन बैकवर्डों की गिनती कहीं पर नहीं की गई। जनगणना को लेकर सियासत हो रही है, कानूनी लड़ाई जारी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। साथियों, अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो लगभग सभी धर्म, सभ्यता और साम्राज्य में एक विशेष वर्ग के साथ भेदभाव देखने को मिला है। हम भारतीयों के मन में एक धारणा बनी हुई है कि पश्चिम के देशों में समानता है और वहां हमें कम से कम भारत की तरह जाति आधारित भेदभाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, यह व्यवस्था वहां शुरू से ही नहीं रही। इस मुकाम को पाने के लिए सदियों का संघर्ष रहा है। अगर मैं आपको 16वीं शताब्दी या उससे पूर्व के दौर में लेके जाऊं तो पश्चिम के देशों में भारत से भी भयावह व हृदय विदारक भेदभाव देखने को मिलता है, जिसे इतिहासकारों ने दास प्रथा कह के बुलाया। किसी एक वर्ग को गुलाम बनाकर उसे क्रय विक्रय करना और मनमर्जी कार्य करवाना उस दौर के यूरोप में अमानवीय भेदभाव को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, इस खतरनाक बीमारी का उपचार यूरोप के शोषित, वंचित, दबे कुचले वर्ग ने बखूबी किया। पश्चिम के देशों में कुछ ऐसी क्रांतियां हुई हैं जिसने हजारों साल से चल रही इस व्यवस्था को उखाड़ फेंका है। जब ऐसी क्रांतियों का जिक्र आता है तो सबसे पहले मेरे दिमाग में फ्रांस की क्रांति का नाम आता है, जिसके बाद जैकोबियन क्लब के शासनकाल के दौरान मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर ने गुलाम प्रथा को समाप्त कर दिया था। हालांकि बाद में नेपोलियन बोनापार्टे ने फिर से गुलाम प्रथा शुरू कर दिया था, लेकिन शायद नेपोलियन को देर हो चुकी थी, क्योंकि एक आजाद और समानता के अधिकार की लड़ाई की नींव उस वक्त तक पड़ चुकी। फिर फ्रांस के बाद अगर मैं गुलाम प्रथा के खिलाफ किसी बड़े आंदोलन की बात करूं तो वह है अमेरिका का क्रांतिकारी आंदोलन, जिसे अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में अंजाम दिया गया था। अंततः अमेरिका भी गुलाम प्रथा का अंत हुआ। फ्रांस और अमेरिका की तरह ऐसी कई छोटी क्रांतियां हुई, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों पर चलते हुए 1917 में जब लेनिन के नेतृत्व में रूस की अक्टूबर क्रांति हुई तो इसने दुनिया को हिला दिया और समान अधिकार वाले समाज की कल्पना की जाने लगी। दोस्तों, रूस की यह क्रांति मेरे दिल में एक अलग जगह रखती है। इस क्रांति में पहली बार व्यापक पैमाने में पूंजीपतियों के खिलाफ लोगों ने एकजुट होकर आवाज उठाई और उनकी अवैध तरीके से बनाई गई जमीन, जायदाद और धन संपत्ति को जब्त कर आपस में बांट लिया। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका के देशों में लोगों ने अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उसी का नतीजा है कि आज वहाँ हर नागरिक को समान दृष्टि से देखा जाता है। इसका श्रेय कहीं न कहीं वहाँ के उन सभी नागरिक को जाता है जिन्होंने इसके खिलाफ इतिहास के किसी एक कालखंड में लड़ाई लड़ी होगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ाद भारत में मंडल कमीशन और कांशीराम जी के वक्त के अलावा कभी भी ऐसी कोई बुलंद आवाज़ बड़े पैमाने पर नहीं उठी जिससे कि क्रांति का जन्म हो सके। इसी वजह से जाति आधारित भेदभाव आज भी भारत में पैर पसारे हुआ है। जाति देखकर भेदभाव करना, छुआछूत जैसी प्रथा को संरक्षण देना, जाति के आधार पर उसके मानसिक स्तर को मापना और उसे समाज के मुख्य कामकाज से दूर रखना, ऐसे ही कई तरह के भेदभाव भारत में देखने को मिलता है, जिसका दोषी मैं ओबीसी, एसटी और एससी समाज को ठहराऊंगा, जिन्होंने इस भेदभाव के खिलाफ किसी मरे हुए मुर्दे के समान प्रतिक्रिया दिया है। अरे कब तक सोते रहोगे आप लोग? उठो, जागो और अपने हक के लिए लड़ो। उखाड़ फेंको इस सामंतवादी व्यवस्था को और साथ मिलकर एक समानाधिकार वाले समाज की स्थापना करते हैं। चलिए वीडियो के मुख्य बिंदु पर बात करते हैं और जानते हैं आखिर क्यों जरूरी है जाति आधारित जनगणना। साथियों, लगभग सभी देशों की सरकारें अपने देश में अलग अलग तरीके से जनगणना करवाती। जनगणना से मिली जानकारी के अनुसार सरकारें अपनी स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसी तमाम योजनाएं तय करती हैं, जिससे देश और वहां रह रही आवाम का उत्थान हो सके। ठीक इसी प्रकार भारत में भी होता है, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय समाज जातियों में इस कदर विभाजित है कि जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तब तक समाज का ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग कभी भी सरकार की योजनाओं का सही तरीके से लाभ नहीं उठा सकता है।
भारत में अगर जाति आधारित जनगणना का इतिहास खंगालने का प्रयास करें तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान साल 1931 में देश की आखिरी पूर्ण जाति आधारित जनगणना हुई थी और मंडल कमीशन ने इसी को साक्ष्य मानते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार किया था। इसके बाद यूपीए सरकार ने 2011 में आरजेडी और एसपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव में सभी जातियों के आर्थिक स्थिति को जानने के लिए जाति आधारित जनगणना करवाई थी, लेकिन इसके आंकड़ों को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। वजह आप बखूबी जानते हो। बहरहाल किस जाति की संख्या कितनी है और किसको कितना मिलना चाहिए, यह बात जाति आधारित जनगणना से ही तय होगी। इस संदर्भ में एक नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। देश में किस जाति के लोग सर्वाधिक गरीब हैं, बेरोजगार हैं, यह बात जाति आधारित जनगणना से ही पता चलेगी और सरकार को इस वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाने का दबाव भी डाला जाएगा। आंकड़ा ज्ञात होने से हर जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की स्थिति का पता चल पाएगा, जिससे सरकार की यह जिम्मेदारी बनेगी कि शोषित, वंचित और भेदभाव से पीड़ित जातियों के लिए योजनाएं बनाए और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाए। मैं एक बात और आप सभी से साझा करना चाहता हूँ कि जब भारत गुलाम था तब उस वक्त भारत की अधिकतर जमीन बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में हुआ करती थी। आमतौर पर वह जमींदार तथा कथित सवर्ण जाति के हुआ करते थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो इंदिरा गांधी सरकार ने लैंड सीलिंग कानून लाया, जिसके तहत बड़े बड़े जमींदारों से ज़मीन छीनकर किसी गरीब और ज़रूरतमंद को दिया जाना था। लेकिन यह कानून उतना ही सफल रहा जितना कि आज का आरक्षण, अर्थात कागज पर तो सब कुछ सही था लेकिन ज़मीनी स्तर पर सही से लागू नहीं किया गया। उसी का परिणाम है कि तथाकथित सवर्ण जाति की संख्या भले ही कम है लेकिन देश की अधिकतर भू संपत्ति इसी वर्ग के पास है। जाति आधारित जनगणना से किस जाति के पास कितनी संपत्ति है इस बात का भी पता चलेगा और सरकार को संपत्तिहीन वर्ग के लिए योजनाएं बनाने का दबाव डाला जाएगा। कुल मिलाकर जाति आधारित जनगणना करवाने के बाद अगर सरकार आंकड़ों को सार्वजनिक कर देगी तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शोषित, वंचित और भेदभाव से पीड़ित दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज को उनकी जमीनी हकीकत का पता चलेगा और उन्हें किस तरह से गुमराह किया जा रहा है यह भी पता चलेगा। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी उनके हिस्से में कम से कम उनकी आबादी के अनुपात की संपत्ति क्यों नहीं? दलित, आदिवासी आज भी देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालय में दाखिला क्यों नहीं ले पा रहे हैं? आज भी गरीबी की वजह से निचले तबके के लोग स्कूली स्तर की पढ़ाई भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? निचले वर्ग का व्यक्ति अफसर क्यों नहीं बन पा रहा है? भारत सरकार के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आईएएस अफसर 90% तथाकथित सवर्ण जाति से क्यों आते हैं? ऐसे तमाम सवालों के साथ मैं आप सभी को छोड़ कर जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप इन सवालों पर विचार करेंगे और सोचेंगे। अंत में चंद शब्द और कहते हुए मैं इस वीडियो को विराम। साथियों, आज पश्चिम के देशों में जो समानता देखने को मिलती है उसके पीछे न जाने कितने ही क्रांतिकारी आंदोलनों का हाथ रहा है। ये समानता यूं ही नहीं मिली, इसके लिए दशकों तक लोगों ने संघर्ष किया है। ऊपर मैंने रूस के उस क्रांतिकारी आंदोलन का जिक्र किया जिसमें लोगों ने लड़ के अपने अधिकार को छीना था। यह वक्त हम सभी के संगठित और एकजुट होने का है। वो आपको धर्म के नाम पर लॉलीपॉप देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ते रहना है। एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा, तब भारत में भी रूस की तरह क्रांति होगी और जातिवादी, मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था का अंत हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर बाबा साहेब के सपनों का हिंदुस्तान की तस्वीर देखने को मिलेगी। जय भीम, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आगे शेयर करिएगा।